सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 है ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ हेल्ड इन डीमेट। अब डीमेट का अकाउंट आप सभी को पता है कि क्या होता है। डीमेट वो होता है जहाँ पे शेयर स्टोर होते हैं या बॉन्ड स्टोर होते हैं। कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर दैन शेयर होल्डर। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ FIFO मेथड। तो इसमें बताया है कि आपने बल्क में शेयर्स खरीद लिया, जैसे आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर खरीद लिया, 100 शेयर खरीदा आज, फिर 10 दिन बाद आपने अलग से 100 शेयर खरीद लिए। उसके 15 दिन 20 दिन बाद आप अगर बेचते हो शेयर्स को, तो आपने 50 शेयर बेचा, तो आपका शेयर्स कौन सा जाएगा, ये जो पहले वाला खरीदा या अभी वाला खरीदा। तो इसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि आपका जो शेयर्स पहले वाला खरीदा था उसका FIFO मेथड पे देखेंगे, यानी जो पहला आपने खरीदा था वही पहला बाहर जाएगा, यानी जो पहला परचेस किया था वही पहला सेल होगा। तो इसलिए उसका कॉस्ट का डिटर्मिनेशन का दिया है। कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर। शेयर होल्डर के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ FIFO मेथड। सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो एप्लीकेबल टू AOP BOI। अभी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि आप पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हो किसी के साथ, तो आप क्या करते हो, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो उसके अंदर, ताकि कैपिटल आप डालते हो और कभी कभी फिक्स एसेट भी आप दे देते हो। इन द केस ऑफ फिक्स एसेट, जब आप प्रॉपर्टी या कोई भी फिक्स एसेट आप ट्रांसफ़र करते हो कि मैं अपना पर्सनल वाला फर्म को दे रहा हूँ, तो ट्रांसफ़र प्राइस इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। तो कैपिटल गेन्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, वो आपके हाथ से ट्रांसफ़र ही माना जाएगा, भले ही आप अपना पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को दे रहे हैं, तो वो ट्रांसफ़र हो गया आपके लिए। तो अब वो पार्टनरशिप फर्म का है, तो इसलिए आपके हाथ से ट्रांसफ़र हो गया और आपको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा इज इक्वल टू अमाउंट रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ फर्म। अभी जैसे कि जितने में आपने खरीदा, भले पर्सनल एसेट अगर आप अपना पार्टनरशिप फर्म में देते हो, तो आप बुक्स में तो रिकॉर्ड करोगे ना कितने रुपए का मैंने पर्सनल एसेट बुक में डाल रहा हूँ मैं, जो आपने बुक में लिखा है माइनस आपने जो परचेस किया था। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करता है। सेम बात एप्लीकेबल है AOP और BOI के लिए। AOP क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये पार्टनरशिप फर्म की तरह ही काम करता है, और BOI भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी एक पार्टनरशिप फर्म की तरह ही होता है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है ये डायरेक्ट टैक्स के स्टार्टिंग लेक्चर में। अभी सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर। अभी कई बार हम लोग को पार्टनरशिप फर्म से अपना एसेट वापस ले लेते हैं, कभी कभी ऐसी मतलब आप दूसरा एसेट पार्टनरशिप फर्म के लिए खरीद रहे हो तो चुना एसेट आप अपना ले लेते हो, या कभी कभी डिसोल्यूशन पे आप अपना एसेट ले लेते हो वापस। तो जब आपको एसेट पार्टनरशिप फर्म आपको दे रही है तो इस टाइम ट्रांसफ़र हो गया, ये भी ट्रांसफ़र माना जाएगा, और इस टाइम पार्टनरशिप फर्म को टैक्स होगा, कैपिटल गेन लगेगा। तो कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म AOP और BOI। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेज ऑफ ट्रांसफर, यानी आपको तो मिल गया आपका एसेट, तो हम लोग उसका सेल वैल्यू लेंगे जो मार्केट में भाव चल रहा है उस एसेट का। अभी कंपेंसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, हमारा कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है प्रॉपर्टी या एसेट, तो उसके बजाय हमें कुछ पैसे मिलते हैं, उस पैसे पे हमें टैक्सेबल होता है, कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। तो उसके बारे में जानते हैं। नॉर्मली कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, बट इन द केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव। मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम लिख दिया है, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, आपको कंपेंसेशन मिलेगा। जिसने भी आपका कंपल्सरी एक्वायर किया, जैसे गवर्नमेंट ने आपका एक्वायर किया, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो आपका प्रॉपर्टी या एसेट या फिक्स एसेट कुछ भी आपका उठा लेती है, मतलब ले लेती है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको पैसा मिलता है, वो देता है। इंश्योरेंस वाले पैसा नहीं देंगे, मैं गलती से यहाँ पे इंश्योरेंस लिख दिया। तो क्या इसका टैक्सेबल कैसा होगा, इनिशियल कॉम्पेंसेशन, मतलब जो स्टार्टिंग में आपको पैसा मिला वो आप कंपेंसेशन उसको आप सेल वैल्यू ले लोगे, यानी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो हो गया, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये तो ख़त्म हो गया, फिर आपने कि मुझे बहुत कम मिला है पैसा, इतना फेयर, अगर मैं बाहर बेचता किसी और को तो मेरे को ज़्यादा मिलता, मतलब कुछ भी केस हो गया, या कंपनी ने ही आपको वापस दे दिया, मतलब बोला कि आप हकदार है ज़्यादा कॉम्पेंसेशन का, तो आपको एनहेंस कॉम्पेंसेशन मिल गया, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगा, जो भी आपका अमाउंट मिला, लेस लिटिगेशन एक्सपेंसेस। अगर आपने कोर्ट में केस किया है, नहीं मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए, तो वो लेस क्या हो जाए। अगर आपको ऐसे ही मिल गया है तो आपका कुछ भी लेस नहीं होगा,
और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। जो आपको इनिशियल कॉम्पनसेशन पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लगा है वही आपको इधर पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लग जाएगा। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले इनिशियल कॉम्पनसेशन में ले लिया है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए। इनिशियल कॉम्पनसेशन पे हम लोग सेल वैल्यू क्या लेते हैं, जो हमें कॉम्पनसेशन मिल रहा है, लेस हमारा जो कॉस्ट हुआ है, जो कॉस्ट है एक्विजिशन का, हमारा जो असेट्स का, कैपिटल असेट्स का। इंडेक्सेशन डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग हमारा क्या है, तो वही सेम एप्लीकेबल होगा। एनहेंस अगर मिल रहा है तो सेल वैल्यू होगा जो अभी हमें कंपनसेशन मिला है, लेस अगर लिटिगेशन एक्सपेंसेस यानी कोर्ट कचहरी के जो फीस का आपको लगा है वो लेस करेंगे। अगर आपको ऐसे ही मिल गया तो लेस नहीं करेंगे कुछ भी। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनिशियल कंपनसेशन पे लगा है तो इसके ऊपर भी वही सेम लगेगा। अगर उस पर शॉर्ट टर्म लगा इस पर भी शॉर्ट टर्म, अगर उस पर लॉन्ग टर्म लगा तो इस पर भी लॉन्ग टर्म। In case of enhanced compensation, only litigation expenses are deducted, as costs of acquisition and cost of improvement are already deducted in the case of initial compensation.